हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय इससे लाभ मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से ये सब्जेक्ट पढ़ा रखा है वो इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी ये सीरीज़ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट यही है कि आप कम पढ़िए और आप जो भी नंबर लाइए मैक्सिमम आउटपुट लाइए। यानी कहने का मतलब है, अगर आप इसका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पढ़ने जाएँ तो एक मोटी बुक है जो IAS अंकर है या और भी मार्केट मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर ये सीरीज पूरी देख लेते हैं या ये बुकलेट ले लेते हैं ना आप, तो आपसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, देख रहे हैं कितने सारे टॉपिक है, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें इसमें से क्वेश्चन मिसलेनियस भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप लोग एक बार इसको पढ़कर देखिए और देखिएगा, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर चीज़। देखिए, ओजोन लेयर या बाघ रिजर्व सब कुछ मिलेगा। मैं आपको सबको धीरे धीरे कवर कराऊंगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हिंदी में बोलते हैं जैव मंडल अंगार क्षेत्र। देखिए, इससे आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, इसका जो उद्देश्य है, क्या है इसका उद्देश्य? पारितंत्र एवं इनके आनुवांशिक पदार्थों का क्या करना? संरक्षण करना। पारितंत्र एवं इनके आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण करना इनका ये उद्देश्य है। यूनेस्को के मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको चिन्हित किया गया है। जैव भौगोलिक क्षेत्र के आदर्श ये उदाहरण हैं। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्य के प्रतिनिधि क्षेत्र हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं? देखिए, यूनेस्को द्वारा वर्ष 1971 में मानव और जैव मंडल, यानी जिसको बोलते हैं मैब कार्यक्रम के तहत जैव मंडल को आरक्षित करने का कार्यक्रम आरंभ किया गया है। जैव मंडल आरक्षण कार्यक्रम केवल प्रजातियों या अधिवास संरक्षण के विपरीत प्रतिनिधि पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने पर आधारित है। ठीक है, देखिए, यूनेस्को द्वारा वर्ष 1971 में क्या किया गया है? वर्ष 1971 में मानव और जैव मंडल कार्यक्रम के तहत जैव मंडल को आरक्षित करने का कार्यक्रम आरंभ किया गया है। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए क्या है ये। देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के कार्य क्या है? संरक्षण, विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी एवं शिक्षा इनके कार्य हैं। ओके, देखिए, एक स्थलीय जैव मंडल अंगार की संरचना क्या है? आप देख रहे हैं ये इसका क्या है? यहाँ पे आप कॉर्नर पे आप देख रहे हैं मानव बस्तियाँ हैं मानव बस्तियाँ हैं, और मानव बस्तियों के अंतर्गत क्या आ जाएगा? पर्यटन ही आएगा। और ये जो बीच वाला देख रहे हैं इसको बोलते हैं बफर क्षेत्र, और मानव बस्तियों में ही आएगा क्या आ जाएगा? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, और इसी में आएगा संक्रमण क्षेत्र, यहीं पे शोध आ जाएगा। जो बीच वाला एरिया है क्या कहलाता है? कोर क्षेत्र कहलाता है। जो बीच में एक है कोर क्षेत्र में ही सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इसमें निगरानी की जाती है। आइए एक बार और देखते हैं। देखिए, एक क्या है? पहले एक हमारा आउटर है जिसमें आप देख रहे हैं कि मानव बस्तियां हैं, इसी में क्या जो है पर्यटन है यह, और शिक्षा एवं प्रशिक्षण आप यहीं पे सीख सकते हैं। इसी को बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र, और ये शोध हो गया। फिर जो इसी का अगले हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? बफर क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बफर क्षेत्र बोलते हैं। और फिर ये है हमारा कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र की कौन करेगा निगरानी? सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इसमें निगरानी की जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन? देखिए क्या है, विशेष रूप से कायिक संवर्धन फसलों के संरक्षण के लिए लाभदायक है। किसके लिए है? कायिक संवर्धित फसलों के संरक्षण के लिए ये लाभदायक है। देखिए क्या किया जाता है, इसके तहत पदार्थ को द्रव नाइट्रोजन के प्रयोग द्वारा अत्यंत निम्न तापमान, कितना निम्न तापमान होता है? कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस पर इनको रखा जाता है। और देखिए क्या है इसके अनुप्रेरक कौन कौन से हैं? विभजोतक, युग्मनजीव, या आप जाइगोटिक कह लो या युग्मनजीव बोल दो। ठीक है, एवं कायिक भ्रूण, पराग, प्रोटोप्लास्टर कोशिकाएं, पादप प्रजातियों के निलंबन तथा संवर्धन आदि हेतु ये इसके
अनुप्रयोग हैं। और देखिए क्या है, ये सभी उपपचयी क्रियाओं की एवं क्रियाकलापों को आवश्यक रूप से निलंबित रखा जाता है। अब इतने याद रखिए, बस आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रायो प्रिजर्वेशन किस में यूज किया जाता है। तो आप इसमें ऐसे आप समझ सकते हैं, जो क्रायो प्रिजर्वेशन है ये विशेष रूप से कायिक संवर्धन फसलों के संरक्षण के लिए लाभदायक है। बस आप इतना इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये तो पता ही है कि इसके तहत पदार्थ को द्रव नाइट्रोजन के प्रयोग द्वारा अत्यंत निम्न तापमान पर रखा जाता है। बस अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या कौन सा है, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ क्या है, कोरल रीफ, इससे क्वेश्चन बनता है, तो ये टॉपिक आप इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है। तो प्रवाल भित्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए प्रवाल भित्ति का निर्माण कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले आप जानिए इसका जो मुख्य निर्माण होता है मुख्यतः 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच छिछले समुद्री पारितंत्र में होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कोरल रीफ कहाँ बनता है, समुद्र में बनता है, यानी कि समुद्री पारितंत्र में बनता है। और जो ये कहाँ बनता है, मुख्य रूप से 30 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री साउथ अक्षांश में के बीच में ये बनता है। बस ये क्या है, प्रवाल। प्रवाल एक प्रकार का जंतु है जो एक कोश की शैवाल के साथ सहजीविता में रहता है। किसमें रहता है, अब आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि इसमें सहजीविता मतलब क्या होते हैं, सहजीविता का मतलब क्या है कि इसमें दोनों को लाभ होता है, सिम्बियोटिक रिलेशन में ये रहता है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरी जीव मूंगा या कोरल पालिप के अस्थि पंजरों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्रवाल भित्तियों का जो निर्माण होता है सागरी जीव मूंगा या कोरल पालिप के अस्थि पंजरों द्वारा निर्माण होता है। इसका तापमान कितना होना चाहिए ये भी याद रखिएगा, सामान्यतः 23 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस, किसके अनुसार, नोरा के अकॉर्डिंग। औसत सागरीय लवणता कितना होती है, 32% से 42% के बीच में। ये क्या है, ये प्रवाल जो होता है मुलायम एवं कठोर दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से भी अधिक जाति इसमें भिन्नता पाई जाती है। समुद्र के वर्षा वन ही इनको बोलते हैं। देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है, आप इसमें ये याद रखिएगा कि प्रवाल भित्ति का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। ये प्रवाल है क्या, और आपको क्या याद रखना है इसमें कि प्रवाल दोनों प्रकार के होते हैं, मुलायम कठोर दोनों प्रकार के होते हैं। और प्रवाल में भी इसमें क्या होते हैं कि इसमें क्या पाई जाती है, अधिक जाति विविधता पाई जाती है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये निर्माण सागरी जीव मूंगा या कोरल पालिप के अस्थि पंजरों द्वारा, बस। और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें। अब देखिए प्रवाल भित्ति के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए आप जानते हैं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा कोरल रीफ ही है, कोरल रीफ ही है, यानी कि प्रवाल भित्ति के ही प्रकार ही हैं, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया है ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया में है, फ्लोरिडा कोरल रीफ है, तो ये सब है बैरियर रीफ है। देखिए कौन सी है, तटीय प्रवाल भित्ति, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है इसके प्रकार, अवरोधक प्रवाल भित्ति या बैरियर रीफ। तीसरा कौन सा है, वलयाकार प्रवाल भित्ति एटॉल रीफ। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार का प्रवाल है, तब क्या बताएंगे, तटीय प्रवाल भित्ति है, ठीक है। तो मलेशिया हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, थाईलैंड, तो ये कोरल रीफ के ही क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। कौन से, तटीय प्रवाल भित्ति की। जो अवरोधक प्रवाल भित्ति होती है इसके एग्जाम्पल कौन से है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का, फ्लोरिडा कोरल रीफ यूएसए का है ये। अब देखिए नेक्स्ट देखिए वलयाकार प्रवाल भित्ति एटॉल रीफ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। आप देखिए फुनाफुटी एटॉल, फिजी एटॉल आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर में है। लक्षद्वीप भारत में आप जानते हैं, जो लक्षद्वीप है याद रखिएगा। जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये तटीय प्रवाल भित्ति के एग्जाम्पल है। वलयाकार प्रवाल भित्ति कौन है, लक्षद्वीप। मालदीव, लक्षद्वीप है, मालदीव हो गया, फिजी एटॉल हो गया, फुनाफुनी एटॉल, ये सब किसके एग्जाम्पल है, वलयाकार प्रवाल भित्ति के एटॉल रीफ के, ठीक है, याद रखिएगा। ओके अब देखिए भारत में प्रवाल भित्ति 4 क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्ति किस क्षेत्रों में पाई जाती है, 4 क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रजाति विविधता के अनुसार अवरोही क्रम है, क्या है कि प्रजाति विभिन्नता, कहाँ पे प्रजाति विभिन्नता ज़्यादा पाई जाती है उसी का ये क्रम है। तो सबसे ज़्यादा प्रजाति विभिन्नता जो पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक प्रजाति विभिन्नता पाई जाती है। सबसे कम कहाँ पाई जाती है, तो कच्छ की खाड़ी में
में न्यूनतम प्रजाति विभिन्नता पाई जाती है। विविधता बोलो या भिन्नता बोलो, एक ही बात है, ठीक है। लक्षद्वीप सर्वाधिक प्रबल वित्तीय क्षेत्रफल है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक प्रबल वित्तीय क्षेत्रफल लक्षद्वीप है और न्यूनतम प्रबल वित्तीय क्षेत्रफल मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। तो इसका हमारा क्या है अवरोही के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमारा क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर लक्षद्वीप है, फिर मन्नार की खाड़ी है, फिर कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी है। अगर पूछता है आपसे एग्जाम में कि सर्वाधिक प्रजाति विविधता वाला कौन सा है, तो क्या बताएंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और अगर एग्जाम में पूछता है कि न्यूनतम प्रजाति विविधता, तब क्या बताएंगे कच्छ की खाड़ी, ओके। और अगर एग्जाम में पूछता है कि सर्वाधिक प्रबल वित्तीय क्षेत्रफल अगर पूछे, तब आप लक्षद्वीप बताएंगे और न्यूनतम प्रबल वित्तीय क्षेत्रफल मन्नार की खाड़ी। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, क्योंकि मैं इसीलिए कई बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम है, मतलब क्या है जो न्यूज में है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए कि हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। देखिए क्या है, पहला शहरी जैव विविधता पर देश का पहला, जो भी अगर पहला होता है बड़ा होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया है शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन, तो आप क्या बताएंगे इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए भारत में गूगल की पर्यावरण अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है, भाई बताइए। भारत में गूगल की पर्यावरण अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी महाराष्ट्र है। नेक्स्ट देखिए अगस्त 2022 में दिल्ली स्थित एक झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। किसको किया गया, झील कौन सी झील है वो, दिल्ली स्थित एक झील को, तो अनंत कौन है अनंगताल झील को, अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, अनंगताल को। देखिए 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक वैश्विक पहल को आरंभ किया है, कौन सी है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। देखिए मार्च 2022 से मिट्टी बचाओ आंदोलन सेव सॉइल मूवमेंट की शुरुआत की गई, कहाँ से, ईसा फाउंडेशन द्वारा जग्गी वासुदेव सदगुरु के नेतृत्व में। द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है, 180वीं। जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इसको क्या बोलते हैं, लिविंग रूट ब्रिज या जिंग किंग जेरी कहाँ पे स्थित है, मेघालय में। मतलब क्या होते हैं वहाँ पे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तो पेड़ को झुकाकर ही क्या बना दिया जाता है, ब्रिज बना दिया जाता है, ठीक है। इस ओर से यहाँ के जाने के लिए, तो क्या बोलते हुए इसको लिविंग रूट ब्रिज इसको बोल दिया गया। कहाँ पे है, मेघालय में है। बेतदी बारदा नदी जोड़ो परियोजना का संबंधित राज्य कौन सा है, कर्नाटक। नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 की बात कर रहे हैं हम, के अनुसार अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के संदर्भ में भारत की रैंक 4th है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़ है। ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया, कहाँ पे, तितली, कहाँ पे, तितली कह रही हूँ, बटरफ्लाई यानी तितली को घोषित किया है, कौन सी, ब्लू ड्यूक, ये सिक्किम ने भी इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2022 को भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना चालू की गई है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, कहाँ पे चालू की गई है, तेलंगाना में, एनटीपीसी द्वारा रामगुंडम तेलंगाना में। सबसे मैंने बताया कि अगर एग्जाम में पूछता सबसे बड़ी पहली, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना चालू की गई कहाँ पे, तेलंगाना में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बताया है। भारत का पहला भी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है, कहाँ पे, पल्ली ग्राम पंचायत, सांबा जिला, जम्मू एवं कश्मीर में। अगर जिला पूछता है तो सांबा जिला बताएंगे और राज्य क्या बताएंगे,
जम्मू एवं कश्मीर बताएंगे। 20 अप्रैल 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। कहाँ पे? जोरहाट, असम में। क्या है? 20 अप्रैल 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है जोरहाट, असम में। विश्व के सबसे ज़्यादा प्रवाल पाए जाते हैं, विश्व की बात किया जा रहा है, तब क्या बताएंगे? हिंद प्रशांत क्षेत्र या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रवाल पाए जाते हैं। अब देखिए क्या है? प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कोरल ब्लीचिंग है क्या? आइए देखते हैं। देखिए, प्रवाल पर निर्भर रहने वाले रंगीन जूजेंथले शैवाल जब पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण प्रवाल के ऊपर से हट जाते हैं तो प्रवाल अपने वास्तविक रंगीन सफ़ेद में आ जाते हैं। क्या होते हैं? जो प्रवाल पर निर्भर कौन रहते हैं? जूजेंथले शैवाल। तो जब ये पर्यावरण की जो भी इम्पैक्ट पड़ता है उसमें नकारात्मक है तो उसके कारण से क्या होते हैं? ये प्रवाल के ऊपर से हट जाते हैं, जिनकी वजह से जिनका कलर होता है वाइट रंग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग। देखिए इसके कारण क्या है? कई बार पूछा गया है कि प्रवाल विरंजन के कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण है भूमंडलीय तापन। कौन सा है? भूमंडलीय तापन है, कोरल खनन है, विवर्तनिक उत्थान है, भारी वर्षा एवं बाढ़ है, मछली पकड़ने की अवैज्ञानिक पद्धति है, अवसादों में वृद्धि है, अल नीनो है। तो आपको याद क्या रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉप ये है, ये पॉइंट याद रखना है कि भूमंडलीय तापन है। ठीक है, और फिर इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखिए कुछ परीक्षोपयोगी कुछ प्रश्न आइए देखते हैं। विश्व में पाए जाने वाले कुल प्रवाल का लगभग 30% हिस्सा पाया जाता कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में। विश्व में कुछ पाए जाने वाले प्रवाल का लगभग 30% हिस्सा कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में पाया जाता है। सोचिए, देखिए प्रशांत महासागर में स्थित प्रवाल क्षेत्र कौन कौन से हैं? बताइए। माइक्रोनेशिया, वानुआतू, पापुआ न्यू गिनी, ये सब क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित प्रवाल क्षेत्र हैं। अब देखिए क्या है ये अंतर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये अंतर कौन कौन के बीचों में है? तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व में अंतर क्या है? ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क है। इन तीनों में अंतर क्या है? ठीक है, इन तीनों में अंतर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्या है? अंतर है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की तो ये संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, और वन्य जीव अभयारण्य क्या है? जीवों की प्रजाति आधारित विविधता का संरक्षण, यानी कि जीवों की प्रजाति, यानी कि इसमें क्या होता है? वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में इसमें जो प्रजाति होती है इनका जो प्रजाति की विविधता होती है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के प्रजाति होती है उन्हीं का इसमें संरक्षण किया जाता है। और नेशनल पार्क में क्या है? किसी विशिष्ट पशु के क्या है? किसी विशिष्ट पशु के संरक्षण हेतु, कोई विशिष्ट पशु के संरक्षण हेतु नेशनल पार्क है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? सरकारी नियंत्रण परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्यों की अनुमति। मैंने भी आपको बताया था कि ये कोर हो गया, डायग्राम दिखाया था, ये बफर जोन हो गया, ये यहाँ पे मानव बस्ती होगा, तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई शोध है सबकी अनुमति कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी नियंत्रण यहाँ पे होता है, लेकिन बाह्य क्षेत्र में निजी कार्यों की अनुमति होती है। तो ये था हमारा बायोस्फीयर रिजर्व की बात। इसमें देखिए इसमें भी क्या है? वन्य जीव अभयारण्य में निजी कार्यों की अनुमति होती है, लेकिन इसमें द्वारा क्या होता है? नेशनल पार्क में सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रण होता है, इसमें सरकार द्वारा इसमें पूर्णतः नियंत्रण होता है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति है परंतु कोर क्षेत्र में प्रतिबंधित है। आप बफर जोन में तो वाणिज्यिक गतिविधि कर सकते हैं, लेकिन कोर क्षेत्र में ये सब बंद है। इसमें क्या वाणिज्यिक गतिविधियों की इसमें अनुमति है, किसमें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब देखिए इसमें क्या है? सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक दी गई है, किसमें? नेशनल पार्क में। देखिए कोर क्षेत्र में पर्यटन पर निषेध, यानी कोर क्षेत्र में कोई नहीं जा सकता, केवल अधिकारी ही जा सकते हैं। इसमें पर्यटन की अनुमति है, इनमें भी पर्यटन की अनुमति, नेशनल पार्क आप देखने जा सकते हैं। इनकी सीमा का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा होती है। इस
इसकी सीमा का निर्धारण स्पष्ट नहीं है। इनकी सीमा का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा इसकी भी होती है। तो हम इसमें से आपको ये समझ में आया, जो नेशनल पार्क है ये किसी विशिष्ट पशु के संरक्षण के लिए ये किया जाता है और इसमें सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है और सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक की जाती है और पर्यटन की अनुमति आप वहाँ पे जा सकते हैं। जो सीमा का निर्धारण प्रशासनिक विधि की प्रक्रिया द्वारा होता है। लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ वन जीव अभयारण्य की बात करें तो इसमें जीवों की प्रजाति विविधता का संरक्षण किया जाता है, निजी कार्यों की भी अनुमति होती है, वाणिज्यिक गतिविधियों की भी अनुमति होती है, पर्यटन की भी अनुमति होती है। इसकी सीमा का निर्धारण स्पष्ट नहीं है। अगर हम बात करें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो अभी हमने देखा है कि संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें सरकारी नियंत्रण है परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्यों की भी अनुमति है। बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति है, लेकिन कोर में नहीं जा सकते हैं। कोर में केवल कौन जा सकते हैं? केवल अधिकारी ही जा सकते हैं। कोर क्षेत्र में पर्यटन निषेध है। इसकी सीमा का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अब मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है, अब तो आपको आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है ट्रम लाकोक, ये है क्या? ये देखिए ये है कि ये एक वृक्ष है, इसका अन्य नाम है डोडो वृक्ष है। डोडो वृक्ष है, मॉरिशस में पाया जाने वाला वृक्ष है। ये विलुप्ति के कगार पर है। लोकप्रिय इसका कारण क्या है? डोडो पक्षी का विलुप्त होना। क्या है? डोडो पक्षी भी होते हैं, डोडो वृक्ष भी होते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? डोडो पक्षी का विलुप्त होना। परिणाम क्या है? डोडो वृक्ष प्रजनन में असफल बीज है। डोडो पक्षी का मुख्य भोजन है। डोडो पक्षी का मुख्य भोजन है। अब देखिए जैव विविधता के उपयोग क्या है? पारितंत्र सेवा, इसका जल संरक्षण है, स्वास्थ्य परागण है, पोषण चक्रण है, मृदा अपरदन की रोकथाम है, अपशिष्ट का पुनः चक्रण है। ये जैव विविधता के उपयोग है। अब देखते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा देखेंगे हम लोग? आयुषियन। क्या है? आयुषियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, आयुषियन। पूर्व नाम, पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था आईयूपीएन। क्या था? आईयूपीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड और एवं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन आदि इसका पहले नाम था। आपको देखना, आपको याद क्या रखना, आयुषियन की स्थापना कब हुई थी? तो अब क्या बताएंगे? 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप सन याद रखना है आपको। इसका मुख्यालय कहाँ है? भी याद रखिएगा, स्थापना मुख्यालय ग्लैड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सदस्य हैं, आप बस एक बार इसको देख लीजिए, इसकी सदस्यता क्या है। सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय है, एनजीओ आदि है। इस भारत भी इसका सदस्य है। विजन क्या है? जस्ट वर्ल्ड डेट वैल्यूज एंड कंजर्व नेचर है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रकृति की अखंडता और विविधता के संरक्षण के लिए दुनिया भर के समाजों को प्रभावित व प्रोत्साहित करते हुए उनकी सहायता करना व प्राकृतिक संसाधनों के न्याय संगत व पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। इसका अन्य तथ्य क्या है? यह है विश्व का सबसे पुराना वैश्विक पर्यावरण संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पर्यवेक्षण का दर्जा इसको मिलता है। प्रत्येक 4 वर्ष में आयुषियन विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन करता है। देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है कि आयुषियन का कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो आप क्या बताएंगे? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तब ये बताएंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये इसके अन्य तथ्य कौन से हैं? विश्व का सबसे पुराना वैश्विक पर्यावरण संगठन है और ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 4 वर्ष में आयुषियन विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन करता है। देखिए इसका आयुषियन के प्रमुख थीम कौन सी है? देखिए जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति आधारित समाधान, अभिशासन, कानून व अधिकार, व्यापार, वित्त एवं अर्थव्यवस्था। प्रमुख प्रकाशन क्या है? आयुषियन रेड, क्या है इसका? रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, या आप इसको बोलिए ऐसे रेड डाटा बुक। ये कब है? रेड डाटा बुक इंपॉर्टेंट है। ये आरंभ है 1964 में, इसका प्रमुख प्रकाशन है। अब देखिए क्या है इसका
देखिए क्या है, डाइक्लोफेनेक। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डाइक्लोफेनेक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कई बार पीसीएस में क्वेश्चन इससे बना हुआ है। तो इसका जो उपयोग है मुख्यतः पशुओं के लिए दर्द निवारक, बुखार या सूजन का इलाज के लिए किया जाता है। और इसका दुष्प्रभाव भी इंपॉर्टेंट है। दुष्प्रभाव क्या है, इससे गिद्धों की, जो गिद्ध होते हैं, किडनियों पर दुष्प्रभाव करता है। क्या होते हैं, जो पशु होते हैं उनको दर्द निवारक के लिए क्या, कौन सी दवा दी जाती है, तो डाइक्लोफेनेक दी जाती है। लेकिन जब जैसे वो मर जाते हैं तो गिद्ध उनको खाते हैं, तो खाते ही उन पे ये प्रभाव आ जाता है, तो गिद्ध की किडनी पर इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। और इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि जो गिद्ध हैं उनकी संख्या कम होती जा रही थी। इसका विकल्प कौन सा दिया गया है, अल्टरनेटिव, तो मेलॉक्सिकम दूसरी पीढ़ी की इसको दी गई है। दूसरी पीढ़ी की NSAID इसको दिया गया है। क्या है, जो ये है क्या है, एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। क्या है ये एक जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसका ये विकल्प कर दिया गया। अब देखिए कुछ शब्द है और कुछ व्यक्ति हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए हरित विकास कौन दिया था, WM एडम्स ने दिया था। हरित विकास WM एडम्स ने दिया था। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है, तो क्या बोलेंगे, मासानोबु फुकुओका। कौन सा, मासानोबु फुकुओका है। ठीक है, तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है, मासानोबु, थोड़ा सा कठिन वर्ड है, बोलने में वो लग रहा है, तो आप 2-3 बार पढ़िएगा। मासानोबु फुकुओका है। पारिस्थितिक तंत्र किसने दिया था, किसे कौन सा है, टांसले ने, कई बार पूछा गया है। पारिस्थितिक निकेत जोसेफ ग्रिनेल। इकोलॉजी अर्नेस्ट हिक्कल। जैव विविधता मैंने बताया था WC रोशन। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुयस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा। अब देखिए कुछ हम प्रजातियां देखेंगे और उनकी स्थिति कौन सी है, प्रमुख प्रजातियां उनकी स्थिति हैं। देखिए ये प्रजाति दिया हुआ है, ये IUCN लाल सूची में स्थिति इनकी कौन सी है। अब देखिए प्राप्ति स्थल कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं और इनका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखिए क्या है, वैसे तो आपसे वही पूछा जाएगा जो करंट में है, बट एक बार आप देख लेंगे ना तो आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि कभी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कौन से इनमें से प्रजाति हैं जो IUCN के लाल सूची में शामिल हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक बार आप सिर्फ देख लेंगे ना, तो बस आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, बस आप देख लेंगे ना तो आपका हो जाएगा। कभी कोई पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2-3 पेज हैं तो बस हो गया। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या है, ये आपसे पूछा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये पाया जाता है राजस्थान में। जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और कहाँ पाया जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अन्य राज्य में। ये गंभीर संकटग्रस्त है। क्या है, इसका गंभीर संकटग्रस्त है। और इसमें क्या रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या इसकी पाई जाती है, बस। और आपको ये सब इतना ध्यान में नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं आपको बताऊंगी, बस। अब देखिए आप डायग्राम भी देख लीजिएगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऐसे है। देखिए लेसर फ्लोरिकन, ये भी क्या है, गंभीर संकटग्रस्त है। कहाँ पाया जाता है, ये भी मुख्यतः भारत में, विशेषता राजस्थान एवं गुजरात में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नेपाल में भी पाया जाता है। ये प्रजनन रहित है। ओके, अब देखिए इसमें घास के मैदानों का कृषि भूमि में तीव्र रूपांतरण, इसकी संख्या में तीव्र गिरावट का ये कारण है। अब कुछ नहीं, बस मैं आपको जितना बताऊंगा उतना बस आपको देखना। बंगाल फ्लोरिकन, ये भी क्या है, गंभीर संकटग्रस्त है। उत्तर प्रदेश के दुधुआ में पाया जाता है, किशनपुर एवं पीलीभीत रिजर्व में, असम के मानस में, ओरंग एवं काजीरंगा रिजर्व में, अरुणाचल प्रदेश के डेइंग एरिंग वन्यजीव अभयारण्य और पश्चिम बंगाल के जालदपारा नेशनल पार्क आदि में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त नेपाल, वियतनाम एवं कम्बोडिया में पाया जाता है। यह अपने मेटिंग डांस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन से पूछ लिया जाएगा कि ये अब मेटिंग डांस के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा है, कौन सी प्रजाति है, तो बंगाल फ्लोरिकन है। अब नेक्स्ट देखिए हिमालयन बटेर, ये भी गंभीर संकटग्रस्त है। और ये क्या, उत्तर पश्चिम हिमालय में उत्तराखंड के पहाड़ों में बस पाई जाती है। पिग्मी हॉट क्या है, ये भी क्या है, ये संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है। क्या है, संकटग्रस्त है। असम में मानस नेशनल पार्क आदि भागों में ये पाया जाता है, पिग्मी हॉट पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, साइबेरियाई क्रेन,
ये इंपॉर्टेंट है। साइबेरियाई क्रेन ये गंभीर संकटग्रस्त हैं। पश्चिमी एवं पूर्वी रूस के आर्कटिक टुंड्रा में ये पाए जाते हैं। और हाँ, भारत में कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान, जो साइबेरियन क्रेन होते हैं, राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ये पाए जाते हैं। देखिए, और ये क्या है? यह एक प्रवासी पक्षी है। क्या है? ये एक प्रवासी पक्षी है। पूर्वी आबादी सर्दियों के दौरान चीन में, जबकि पश्चिमी आबादी सर्दियों में ईरान, भारत और नेपाल आदि में ये प्रवास करती हैं। तो ये क्या याद रखेंगे? ये एक प्रवासी पक्षी है, साइबेरियन क्रेन। नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पाई जाती है? ये भी गंभीर संकटग्रस्त है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। यह एक रात्रि चर है, गिलहरी है। वृक्षों पर रहना पसंद करती है। पक्षियों की तरह उड़ती नहीं, बल्कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर आसानी से ये ग्लाइड करती है, यानी छलांग लगाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है? गुलाबी सिर वाली बतख। हो सकता है आप सब कुछ नाम पहली बार सुन रहे हो। तो ये भी क्या है? गंभीर संकटग्रस्त है। ये कहाँ पाया जाता है? गंगा के मैदानी क्षेत्र एवं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में। नेक्स्ट देखिए क्या है? काश्मीर हंगुल इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या? गंभीर संकटग्रस्त है। कहाँ पाया जाता है? दच्चीगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये नेशनल पार्क कहाँ है? दच्चीगाम नेशनल पार्क। ये जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। काश्मीरी टैग या हंगुल नाम से प्रसिद्ध या मध्य एशियाई रेड डियर की एक उपप्रजाति है। ठीक है, ये हंगुल नाम बोलो या काश्मीरी टैग से ये प्रसिद्ध है। अब देखिए क्या है? सुमात्रन राइनो। ये भी क्या है? गंभीर संकटग्रस्त है। ये कहाँ पाया जाता है? बंगाल, भूटान, बांग्लादेश, वियतनाम आदि में से ये विलुप्त हो गई है। वर्तमान स्थिति कहाँ है? ये इंडोनेशिया, भारत, भूटान। ठीक है, ये गैंडों के सभी 5 प्रजातियों में सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? सुमात्रन राइनो। घड़ियाल इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल ये भी गंभीर संकटग्रस्त है। ये कहाँ पाया जाता है? ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, कार्बेट नेशनल पार्क एवं चितवन नेशनल पार्क नेपाल आदि में पाया जाता है। सोन, गंडक व चंबल आदि में। एक बार और देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल ये कहाँ पाया जाता है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में पाया जाता है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है। अभयारण्य कार्बेट नेशनल पार्क एवं चितवन नेशनल पार्क नेपाल आदि में यह पाया जाता है। यह मगरमच्छ की मत्स्य भक्षी प्रजाति है। क्या है? मछलियों को खाती है। यह बलुई तट वाले स्वच्छ नदियों में रहना पसंद करती है। किस पे रहते हैं? जहाँ पे बलुई तट होते हैं वहाँ पे स्वच्छ नदियों में रहना पसंद करते हैं और मछली को खाते हैं। गंगा सार्क इंपॉर्टेंट है। तो गंगा सार्क क्या है? गंभीर संकटग्रस्त है। गंगा नदी तंत्र एवं बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। मुख्यतः मछली से भोजन प्राप्त करती है। गंदे जल में भी ये रह सकती हैं। गंगा डॉल्फिन पूछा गया था पिछली बार एक एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गंगा डॉल्फिन का क्या है? प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, क्या? गैंगेटिक डॉल्फिन। ये क्या है? ये संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। आप ध्यान में रखिए, ये गंभीर संकटग्रस्त नहीं है। ये क्या है? संकटग्रस्त है। ये कहाँ पाया जाता है? पूछा गया था, आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया था और प्रजाति दे दी गई थी, तो आपसे मिलान के लिए ऐसे क्वेश्चन बन गए थे। तो जो गंगा डॉल्फिन है ये संकटग्रस्त है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी अपवाद तंत्र में पाए जाते हैं। भारत, नेपाल व बांग्लादेश में। गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदी में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस एक बार पूछा गया था, 5 अक्टूबर में बनाया जाता है। पीसीएस में भी पूछा गया था कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है इससे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मैंने बताया घड़ियाल भी याद रखिएगा, ये गंभीर संकटग्रस्त घड़ियाल है और गंगा डॉल्फिन संकटग्रस्त है। और नेक्स्ट देखिए क्या है? आप देखिए वर्ष 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। किसको? डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। ये भी याद रखिएगा। यह केवल मीठे पानी में रह सकती है। यह वास्तव में दृष्टिहीन होती है। यह पराश्रव ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती है। इन्हें सुसु भी कहा जाता है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, जो इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए क्या है? फिंस बीवर। हो सकता है आपको ठीक से दिख ना रहा हो, बट मैं पढ़ दे रही हूँ। ये भी क्या है? संकट इंडेंजर्ड है। मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? आप बस ध्यान रखिएगा। फिंस बीवर मुख्यतः उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? भारतीय पेंगोलिन ये गंभीर संकटग्रस्त है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका में पाए जाते हैं। कार्बेट एवं गिर नेशनल उद्यान राष्ट्रीय पार्क में भी पाए जाते हैं। ये
अब नेक्स्ट देखिए क्या है, संगई थामिन ब्राउ एट लर्ड डियर, ये भी क्या है, संकट ग्रस्त है। भारत में केवल मणिपुर के केबुल लाओ जाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। ये मणिपुर का राजकीय पशु है। इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डांसिंग डियर भी कहते हैं, संगाई थामिन ब्राउ एंटलर्ड डियर को। लाल पांडा इंपॉर्टेंट है, संकटग्रस्त है, कहाँ पाया जाता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग के जंगल में। ये सर्वाहारी जीव होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में रेड कैंट बियर के नाम से भी जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। डुगोंग समुद्री गाय है, ये वन लेवर है। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के क्षेत्र में पाया जाता है। आप बस इतना याद रखिएगा, बस हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ऑली रिडले कछुआ, ये भी क्या है, वन लेवर है। ये कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में गहीर माथा देवी नदी एवं रूसी कुल्या के तट पर पाया जाता है। सभी समुद्री कछुओं में दूसरी सबसे छोटी प्रजाति है। शीतकाल में, ठंडियों में क्या कहती है, उड़ीसा के तट पर बड़ी संख्या में प्रवास की घटना आई थी, अड़ीबीड़ा कहलाती है। ऑली रिडले कछुए मांसाहारी होते हैं, ठीक है। दक्षिण अटलांटिक, प्रशांत एवं हिंद महासागर सहित अपेक्षाकृत गर्म जल में है ये होती हैं। ग्रीन शाही कबूतर क्या है, ये नियर थ्रेटेड है, ठीक है। ग्रीन शाही कबूतर नियर थ्रेटेड है। ये भारत, श्रीलंका, भूटान, चीन, बांग्लादेश में बस पाया जाता है, आप इतना याद रखिएगा। अब देखिए कुछ महत्वोपयोगी कुछ प्रश्न आइए देखते हैं हम। देखिए क्या है, पादप संरक्षण की महत्वपूर्ण बाह्य स्थानीय संरक्षण विधियां हैं। मैंने बताया था इन सूटू और एक्सीटू, ठीक है। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, बीज बैंक एवं जीन बैंक है, जो जिसमें हम क्या रख सकते हैं, बीज रख सकते हैं और उसके जीन रख सकते हैं, तो उसको बीज बैंक या जीन बैंक कहते हैं। इसमें पादप संरक्षण की महत्वपूर्ण बाह्य स्थानीय संरक्षण है। नेक्स्ट देखिए, प्राय जैव विविधता की दुनिया का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है किसके, आवास के विनाश को। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन कि जैव विविधता की दुनिया का सबसे बड़ा खतरा किसको माना जाता है, तो आवास के विनाश को। लैगून पाया जाता है, अवरोधक प्रवाल भित्ति, जो हमने देखा था, अवरोधक प्रवाल भित्ति एवं वलयाकार प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति के एग्जाम्पल कौन से बताइए आप, अभी हमने बताया है, कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के और फ्लोरिडा कोरल रीफ किसके हैं, अवरोधक प्रवाल भित्ति के एग्जाम्पल हैं। और इसके कौन एग्जाम्पल है, वलयाकार एटॉल द्वीप के लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, मालदीव, फिजी, एटॉल, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लैगून पाया जाता है इस पे। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। ग्रेट बैरियर रीफ का अक्षांशीय विस्तार क्या है, उत्तर दक्षिण विस्तार 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच इसका विस्तार है ग्रेट बैरियर रीफ का। विश्व की सबसे बड़ी वलयाकार प्रवाल भित्ति कौन सी है, वलयाकार, फुना फूटी एटॉल है, कहाँ पे, प्रशांत महासागर में फुना फूटी है। नेक्स्ट देखिए, समुद्री पारितंत्र में प्रवाल माना जाता है, क्या माना जाता है, एक की स्टोन प्रजाति। अत्यधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा कौन सा है, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर क्या है, अत्यधिक भंगुर मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी से उस पर असर पड़ जाना, टूट जाना, ऐसे आप समझ सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा कौन सा है, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। जिस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है वह है भूटान। भी इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि कार्बन निगेटिव देश किसको माना जाता है, भूटान को। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के एग्जाम्पल कौन से हैं, आप ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ये सारे जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, आप अपने माइंड में रख लीजिए। तो कौन से हैं, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन भी है, याद रखिएगा ओजोन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि, ये सब इसके एग्जाम्पल है ग्रीन हाउस गैसों के। देखिए जो ओजोन हमारे ऊपर होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो हमारे लिए तो क्या है, ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे पर्यावरण में घूमते हैं, जो हमारे पृथ्वी में घूमते हैं, वो हमारे लिए
लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि हैं। ठीक है, पौधे सल्फर को मृदा से ग्रहण करते हैं सल्फेट आयनों के रूप में। जो पौधे हैं सल्फर को मृदा से कैसे ग्रहण करते हैं? आयन के रूप में, सल्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं सल्फर को। संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा सल्फर को सल्फेट के रूप में ऑक्सीकृत किया जाता है। देखिए, जब मैं आपको बता रही थी, सल्फर साइकिल पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे जीवाणु उस पर काम आए थे। थायोबैक्टीरियेसी कुल के जीवाणुओं द्वारा सल्फर को किस पे चेंज किया जाता है? सल्फर को सल्फेट के फॉर्म में चेंज किया जाता है थायोबैक्टीरियेसी कुल के जीवाणुओं द्वारा। ठीक है, अब देखिए कुछ और प्रश्न है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव कार्य ना करे तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना हो जाएगा? यानी कहने का मतलब ये है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव कार्य ना करे तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना हो जाएगा? लगभग कितना हो जाएगा? तो लगभग आप क्या बताएंगे? -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेल्सियस। जबकि पृथ्वी का औसत तापमान जो होता है 15 डिग्री सेल्सियस होता है। मीथेन उत्सर्जक का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मीथेन कहाँ से आता है? प्राकृतिक स्रोत क्या है इसका? आर्द्रभूमि, वेटलैंड है। सर्वाधिक तीव्रता से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। कौन कर सकता है? सर्वाधिक बहुत जल्दी से, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। भूमंडलीय ऊष्मन या तापमान के लिए सर्वाधिक प्रभावी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही सब जो ग्रीन हाउस गैस के ही ये सब एग्जाम्पल है। तो ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या है इसका? मीथेन पूछा जाता है कि मीथेन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो मीथेन के प्राकृतिक स्रोत आप ध्यान रखिएगा। तो मीथेन के जो प्राकृतिक स्रोत हैं, आर्द्रभूमि है, समुद्र है, हाइड्रेट्स हैं, ये इसके प्राकृतिक स्रोत हैं। लेकिन और भी देखिए, कोयले के खदाने में भी हमें मीथेन मिलती है। धान के खेत में भी मीथेन मिलते हैं। जुगाली करने वाले पशु में भी मीथेन पाया जाता है। जीवाणु अपघटन करते हैं तब भी मीथेन पाया जाता है, और बायोगैस है तब भी मीथेन पाया जाता है। तो आपसे इससे क्वेश्चन बने हैं कि मीथेन के स्रोत कौन से हैं? तो धान के खेत, कोयले की खदानें, आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स, जुगाली करने वाले पशु, जीवाणु अपघटन, बायोगैस आदि। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH4 है। अन्य नाम क्या है इसका? मार्स गैस। ध्यान में रखिएगा। वायु प्रदूषक, वायुमंडल में मीथेन की कुल मात्रा का लगभग 1/3 जो है कृषि स्रोतों से प्राप्त मिलती है। 1/3 में कहाँ से मिलता है? कृषि स्रोतों से हमें इसका मिलता है। अब देखिए क्या है? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये है क्या इसका? ये आप इसका जो है ये छोटा पौधा या झाड़ी होता है। तमिल नाम क्या है? सिमई करुवेलम है। मूल स्थान मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका व कैरिबियन क्षेत्र है। भारत में आगमन लगभग 1857 ईस्वी में लैटिन अमेरिका से। हिंदी नाम क्या है? बिलायती बबूल व कीकर। क्या है इसका जो है? बिलायती बबूल व कीकर है। धारणा क्या है? ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है यार, ठीक है, तो क्या है? ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो जो बिलायती बबूल है, कीकर है, इसका नाम क्या है? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। यह छोटा पौधा या झाड़ी होता है, लेकिन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। क्या इसका दुष्प्रभाव है? देखिए क्या है? इसके निकट दूसरा पौधा ठीक से पनप नहीं पाता है। यानी कि अगर बबूल यहाँ पे बोया है तो जो अगल बगल यहाँ पौधे हैं वो पनप नहीं पाते हैं। आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को खत्म कर देता है। आसपास जहाँ रहता है वहाँ पे जो नमी है तो ये सोख लेता है, यानी कि खत्म कर लेता है। भूजल का व्यापक पैमाने पर अवशोषण करता है। जो भूजल है, जो भूजल मतलब क्या है? जो भूमि के अंदर पानी है तो उसका वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है। जड़ों द्वारा काफी गहराई तक जल का अवशोषण करता है। जड़ अपनी जड़ से अब बहुत गहराई में जाकर जल का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। जैव विविधता के लिए क्या है? ये खतरनाक है। वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। किसका करता है? वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। तो इसके जो दुष्प्रभाव है आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके। देखिए ये कहाँ पे मूल स्थान कहाँ से आया था? मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका व कैरिबियन क्षेत्र में। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूंगी। आपको लेक्चर कैसा लगा? फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।